22,000 लोग चाहें तो सरकार क्या बेचती है? जब उत्तरायणी मेले में इस बागेश्वर में इस राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन की पटकथा लिखी गई थी तो मात्र 20-25 लोग थे, और जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो 50 लोगों से आंदोलन शुरू हुआ था और पूरे राज्य में इसकी आग फैल गई। ऐसा कोई भी मजबूत आंदोलन इस दुनिया के इतिहास में नहीं रहा जिसके आगे बढ़कर आने से और एक ज्वालामुखी की तरह फूटने से सरकारें पीछे न गई। आप किसान आंदोलन देख लीजिए, 1 साल तक सरकार अड़ी रही लेकिन किसान भी अड़े रहे, अंत में जीत किसानों की हुई। लेकिन एक इच्छा शक्ति, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत होती है। मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर ही उपनल कर्मचारी जो है वो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। कोई लिखता है कि आज तारीख थी तो उसी को 10 गाली देने लगते हैं, तारीख पे तारीख, अरे तुम तारीख के अलावा करोगे क्या? मैं उन सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये इन कर्मचारियों के हाथ में है निर्णय? क्या उमेश कुमार के हाथ में है निर्णय? आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि आपकी लड़ाई तो कर्मचारी लड़ रहे हैं ना, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना। अब अगर आप हमें गालियां दे रहे हैं, आप हमें क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसे लोग हैं और आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे, आप ही लोगों की टांग खींचते हैं लोग। तो इसीलिए जो एकजुटता नहीं है, इसका लाभ जो है सरकारें उठाती है, इसका लाभ नेता उठाते हैं। वो कहते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की नीति होती थी कि फूट डालो और राज करो, तो यहां भी वही स्थिति है। तो एक तो पहले आप सब लोग एकजुट हो जाइए और विषम परिस्थितियों में जब भी जरूरत पड़े एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ के आइए। आपकी मांग बहुत जायज है, समान कार्य समान वेतन, आप गलत कुछ नहीं मांग रहे, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो निर्णय दिया वो आपके पक्ष में दिया, वो कोई गलत नहीं है। अब एक अंतिम निर्णय आप लोगों के लिए आना बाकी है। सिब्बल साहब अब तक की लगभग सभी डेटों में अपीयर हुए हैं, 1-2 डेट रही होंगी, उन डेट में भी कोई बहस नहीं हुई, क्योंकि जो वरिष्ठ वकील हैं उनको पहले ही पता रहता है कि आज बहस होनी है नहीं होनी। सारे मैटर टैग हो गए हैं, लेकिन टैग वो आप लोगों के मैटर को फॉलो कर रहे हैं। तो प्रथम जो है वो आप लोगों का ही मैटर लगा हुआ है, और मुझे उम्मीद है जिस दिन भी अंतिम निर्णय होगा, जैसा कि भटजी ने कहा, भटजी है ना, भटजी ने कहा कि सिब्बल साहब भी रहे और मैं भी रहूं, तो बिल्कुल रहेंगे सिब्बल साहब। आपका अंतिम जो भी जिस दिन आपकी बहस होगी, लेकिन जो अन्य अधिवक्ता हमने इसके साथ इंगेज किया उनके संपर्क में रहिए, क्योंकि पैरवी आप लोगों की तरफ से थोड़ी सी कमजोर हो रही है, क्योंकि लगातार मुझे फोन आते हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है और हमें जो चीजें चाहिए होती हैं वो देर से हम तक पहुंचती हैं। तो इस कम्युनिकेशन गैप को आप लोग एकजुट होकर बात करके इसका क्या हल निकले उसको निकालिए। बाकी सिब्बल साहब अभी तक जितनी बार भी अपीयर हुए हैं उसके संबंध में उनको शायद आप तक कोई सूचना नहीं आई होगी, ना आपसे किसी से कोई पैसा मांगा गया होगा। लगभग 7 डेट अभी तक सिब्बल साहब अपीयर कर चुके हैं और सबको पता है कि वो क्या लेते हैं। आपसे कभी उन्होंने 1 रुपया नहीं मांगा होगा, ना हमसे मांगा होगा। तो लेकिन मेरा फिर कहना है कि जो अन्य अधिवक्ता हैं उनके साथ आप बैठ के पैरवी को तेज कराइए। कुछ दस्तावेज चाहिए होते हैं, वो कहते हैं हमें दस्तावेज समय से नहीं पहुंचते, इसको भी आप सुनिश्चित करिए कि जो दस्तावेजों की जरूरत हो वो समय पर पहुंच जाए। कोई कॉन्फ्रेंस होनी है तो जूम पर कॉन्फ्रेंस होती है, कोई स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो जूम की मीटिंग में आप जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस संघ के, वो लोग मौजूद रहें, और मुझे यकीन है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे जरूर। समय लग रहा है वो बात है। अगर ये लड़ाई हम जीत नहीं रहे होते तो सरकार को 15 लाख रुपए हर डेट पर वरिष्ठ अधिवक्ता को न देने पड़ते हमारे खिलाफ लाने के लिए। जब सिब्बल साहब
के अपीयर होने की बात आई और वो हुए, तो उसके बाद ही आपको पता होगा कि इन्होंने वकील किया, क्योंकि इनको भी समझ में आ गया था। पहले तो 2018 से ये केस दबा हुआ था, इस केस पर कोई सुनवाई नहीं थी, आप लोगों को जानकारी होगी। जब आप लोगों ने आंदोलन किया 55 दिन का, 51 दिन का कुछ किया, 56 दिन का आंदोलन किया, तो उस आंदोलन में मैं भी आया था और तभी आप लोगों से मैंने वादा किया था कि सिब्बल साहब अपीयर होंगे। आज जब हमने उसके संबंध में पता किया भाई फाइल क्यों नहीं आ रही, तो आप भी समझते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब बातें सार्वजनिक मंचों से कही नहीं जाती। उसके तत्काल बाद वो मैटर टेकअप हो गया था और लगातार उसकी सुनवाई चल रही है। वरना 2 साल तक तो यही नहीं पता था कि उपनल की फाइल है कहां। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि एकजुट होकर रहिए, और जिस जीवटता का परिचय आप लोगों ने पूर्व में दिया है, वो एक आदर्श मिसाल है इस राज्य के लिए कि कोई कर्मचारी संघ इतनी मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी बात, अधिकारी कहते हैं कि भाई ये लोग तो हमारे नहीं है। मेरा कहना है कि आधे से ज्यादा अधिकारी यहाँ के नहीं है। वो पहले अपने गिरबान में झांके कि आप कहां से आए हो। जो लोग इस राज्य में पैदा हुए, जो लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, जिन लोगों का ये राज्य है, जिनके बुजुर्गों का योगदान इस राज्य के आंदोलन में रहा, किसी ना किसी, चाहे वो प्रत्यक्ष रहा हो चाहे अप्रत्यक्ष रहा हो, लेकिन हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति इस आंदोलन में जुड़ा रहा, तो आप उन्हें कैसे कह सकते हैं कि आप इस राज्य के नहीं हैं। मैं तो उन युवाओं से भी कहता हूं जो लोग अक्सर कहते हैं कि उमेश भाई आप इनका साथ क्यों देते हो, तो बैकडोर से आए हुए हैं। मैं उनसे कहता हूं कम से कम पैसे दे के पर्चा खरीद के तो नहीं आए हैं। और अगर बैकडोर से आए हैं या किसी भी डोर से आए हैं तो यहीं के हैं, तो हमारे राज्य के। और अगर हमारे राज्य के लोग हैं और हमारे अपने लोग हैं और उनका घर चल रहा है, तो वो किसी भी एंट्री से आए हैं, वो बात की बात है। आपने कुछ देखा तो नहीं, आपने किसी को पैसे देकर नौकरी लेते तो नहीं देखा। यहाँ तो सरेआम लोग पकड़े गए, लोगों से पैसे की रिकवरी हो रही है, पर्चा लीक पकड़े जा रहे हैं, कंप्यूटर से पर्चे बरामद हो रहे हैं। तो भाई जो प्रत्यक्ष चोर पकड़े जा रहे हैं उनको बोलिए ना, उनके बारे में तो आप टिप्पणी करने से डरते हैं। लेकिन जो लोग इस राज्य के हैं, जो इस राज्य में पैदा हुए, जिनका घर परिवार दादा परदादा सब इसी राज्य में पैदा हुए, भाई ठीक है अलग नहीं हुआ था, लेकिन था तो पहाड़ी क्षेत्र। अगर पहाड़ी क्षेत्र के लोग अपने राज्य में नौकरी कर रहे हैं, और मुझे पूरा इस बात का भरोसा है कि नियमित कर्मचारी जितनी सेवा दे रहे हैं उतनी ही सेवा, हो सकता है उससे ज्यादा, उपनल के कर्मचारी दे रहे हैं। आप कहीं चले जाइए, मैं तो जहां भी जाता हूं मुझे उपनल के कर्मचारी मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो उत्तराखंड सदन हो चाहे कहीं भी हो, दूर दराज हो। तो एक व्यक्ति मुस्तैदी के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, राज्य को अपनी सेवाएं दे रहा है। वो लोग कौन है जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से आते हैं? वो कंपनियां कहाँ की हैं? वो कंपनियां उत्तर प्रदेश की हैं, वो कंपनियां बिहार की हैं, वो कंपनियां पंजाब की हैं, जिनके माध्यम से लोग लगते हैं। वो उनका जीएसटी, उनका टीडीएस सब कुछ खा जाते हैं, उनसे तो कोई सवाल नहीं करते। आप उपनल के कर्मचारियों पर उंगली इसलिए उठाते हो क्योंकि आपको लगता है कि इन 22,000 लोगों की हम खिलाफत करेंगे, या इन 22,000 लोगों के हट जाने से हो सकता है 22,000 लोगों के लिए और नौकरियां जो है वो आ जाएंगी। तो ये गलत सोच है। हमें इंसानियत के नाते भी सोचना चाहिए, सरकारों को भी सोचना चाहिए। अगर 56 दिन के आंदोलन के दौरान सरकार का एक प्रतिनिधि मंत्री आकर वादा करता है, बात करके जाता है, तो मुझे लगता है सरकार को उस बात को मानना चाहिए। अन्यथा क्या वो मंत्री बिना सरकार की मर्जी के आपके पास सुलह मशवरा कराने आए थे? नहीं, वो राज्य सरकार के बिहाफ पर आए थे। अगर वो राज्य सरकार के बिहाफ पर आए थे तो उनकी अपनी भी नैतिक जिम्मेदारी है और सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है, जो वादा किया उसे निभाना चाहिए। लेकिन आज राज्य में चारों तरफ त्राहिमाम है, नौकरियों के क्या हाल है वो आप लोग देख रहे हैं।
इतना लीकेज तो पहाड़ के नलों में और पाइपलाइनों में नहीं होता जितना पेपरों में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इस भ्रष्टाचार में उत्तराखंड की जड़ों को खोखला कर दिया। उत्तराखंड राज्य का आंदोलन इसलिए नहीं हुआ था, मेरी कोई योगदान नहीं है, मेरी कोई भागीदारी नहीं है राज्य आंदोलन में, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल इस राज्य में बिताए। राज्य बनने से पहले मुझे इस राज्य ने देश भर में सम्मान दिया। इस राज्य ने मुझे सब कुछ दिया, और जो मातृभूमि आपको सम्मान देती है, आपको सब कुछ देती है, उसके प्रति आपका उतना ही फर्ज होता है जितना यहाँ पैदा होने वाले का। राज्य आंदोलन क्यों हुआ? राज्य आंदोलन इसलिए किया गया था कि हमारा पहाड़ी राज्य अलग बनेगा, पर्वतीय राज्य होगा, हमारे अपने नेता होंगे, हमारे अपने लोग होंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल मिलेंगे, माताओं बहनों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे। लेकिन आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। हो सकता है हम उससे ज्यादा धरातल में चले गए। ये राज्य जिस दिन पैदा हुआ उस दिन ही इसे पोलियो हो गया था, आज तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं। 67,000 करोड़ के कर्जे में दबा हुआ ये राज्य है, जिस राज्य को 6,000 करोड़ रुपए सालाना ब्याज, लगभग 500 करोड़ रुपए महीना ब्याज का चुकाना पड़ता है। ये पैसा गया कहां? क्या राज्य के अपने स्रोत नहीं है? क्या राज्य के अपने इनकम के जरिए नहीं है? क्या राज्य में पैसा नहीं आता? अवैध खनन, अवैध कटान, अवैध शराब, कोई ऐसा धंधा है इस देवभूमि में जो ना पनप रहा हो? उन्हें पनपाने वाले कौन है? आप और मैं हैं क्या? नहीं, उन्हें पनपाने वाले नेता हैं, उन्हें पनपाने वाले अधिकारी हैं। आज लोग बाहर से आकर हमारी छाती पर चढ़कर राज करने का प्रयास करते हैं, और हम जो है असहाय होकर उन्हें देखते रहते हैं। सच्चाई है, अधिकारी, ज्यादातर अधिकारी पहाड़ विरोधी हैं, ये सच्चाई है। और जिन अधिकारियों से लोगों को ये उम्मीद रहती है कि ये पहाड़ के अधिकारी हैं,